हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। जैसे कि आपको पता है, ये आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड जो 6 से लेकर 12 क्लास तक की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जिन जिन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो गया, जिस भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से, मतलब हर टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किसी भी जिस भी साल पूछे गए हैं, तो वो हर पुराने प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, वो भी आपके लेसन वाइज मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देख लें। डेली आपके वीडियो आते हैं, ये मतलब डेली आपकी क्लास आ रही है ये तो और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हर वीडियो के में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, जिसमें हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के नाम से आपका ये लिंक शेयर है, जिसमें मैंने अब तक जितना भी प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का कराया है वो सारा का सारा उसमें दिया हुआ है। तो एक बुक हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट की, ये दूसरी बुक हमारी चल रही है और इसके ख़त्म होने के बाद हम तीसरी शुरू कर देंगे। जब तक हमारा एसएसटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, यहाँ तक कि जब तक जीआईसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता हमारा, तब तक हमें ये ना करते रहना है। तो तब तक आपका चलता रहेगा। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आ जाएगा, उसके बाद जीआईसी का एग्ज़ाम की डेट आएगी, टीजीटी पीजीटी की जो डेट आने वाली है, उसके बाद हम तभी जाकर के ये आपका बंद होगा, उससे पहले तो बंद होने वाला नहीं है। तो चलिए करते रहते हैं। तो कल हमने 26 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था, आज 27 से हमें करना है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार से 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन है, बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे, और मुख्य रूप से मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीबी खरीदते थे और उसकी मांग में उतार चढ़ाव कम आते थे। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। तो इसका ऑप्शन है ए और डी, यानी कि ये अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था, और पहला वाला बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पाद में दरअसल इजाफा हुआ था। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने में के मामले में बहुत कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे, ना कि कम। बेहतर किस्म के कपड़े ही मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी और उस पर उतार चढ़ाव कम आते थे, ना कि भारी। अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात क्यों कम हो गया था? तो भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात इसलिए कम हो गया था क्योंकि 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने कुछ एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो औपनिवेशिक काल में वस्त्र और कपास जो है वो भारतीयों के हाथ में था। तो औपनिवेशिक काल में वस्त्र कपास उद्योग भारतीयों का प्रमुख उद्योग था। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। 18वीं सदी में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन होकर इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम पारित किया था, क्योंकि उस समय वैश्विक कपड़ा बाजार में भारतीय महीन कपड़ा का दबदबा रहता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, बिल्कुल सही बात है। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई, ये भी बात सही है। फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ था, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो सत्य है। तो 18वीं सदी तक भारतीय महीन कपड़ों का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बना हुआ था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेनरी पतुलो
पतूलों के अनुसार भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती थी, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में इंग्लैंड में कपड़ा बुनने और काटने वाली मशीनों जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि का विकास हुआ। फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ था। मशीनों के आने के कारण भारतीय कपड़ा बुनकरों का पतन होने लगा, जिसमें भारतीय कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। इसके अतिरिक्त अमेरिकी गृहयुद्ध के पश्चात भारतीय कपास के निर्यात में वृद्धि आ गई, क्योंकि ब्रिटेन को अमेरिका से कपास प्राप्त होना संभव नहीं था। तब ब्रिटेन भारत से कपास मांगने लगा। और मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन कौन से असत्य हैं, तो मैंने इसलिए सारे तीनों को टिक कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। सादा कपास शुरुआत में किस व्यापार में भुगतान का एक साधन था? तो सादा कपास जो है वो हिंद महासागर व्यापार में भुगतान का एक साधन था। तो बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पूर्व ही भारत 1750 के लगभग कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में अन्य देशों से बहुत आगे था। भारत के वस्त्र व्यापार का मुख्य केंद्र दक्षिणी पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग, पश्चिमी तथा मध्य एशिया था। वस्त्र व्यापार में भारत के आगे होने का मुख्य कारण था सबसे अच्छी किस्म के कपास का उत्पादन होना। सादा कपास प्रारंभ में हिंद महासागरीय व्यापार में भुगतान का एक साधन था। भारतीय कपास की महत्ता को देखते हुए लोग इसे सफ़ेद सोना कहते थे, और इसी के साथ भारत का रंगीन कपास फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित और यहाँ तक कि यूरोप में डिज़ाइन मानकों को परिभाषित करना प्रारंभ किया था। थोक में जिन कपड़ों को ऑर्डर दिया जाता था उनमें छापेदार सूती कपड़े शामिल होते थे। भारतीय छापेदार रंगीन सूती कपड़ों को व्यापारी सिट यानी कि छीट, कोसा, खस्सा तथा बंडाना कहते थे। नेक्स्ट है भारत का रंगीन कपास। तो भारत का रंगीन कपास जो है वो फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित और यहाँ तक कि यूरोप में डिज़ाइन मानकों को परिभाषित करना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का भारत पर डैश प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटिश शासन का भारत पर नकारात्मक रूप से लेकिन कुछ नवाचार थे। तो ब्रिटिश शासन का भारत पर नकारात्मक रूप से लेकिन कुछ नवाचार के साथ प्रभाव पड़ा था। ये प्रभाव सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक था। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली, उद्योगों, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे, डाक आदि को नवाचारों के साथ स्थापित किया। इसी समय भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना होती थी। 1854 में पहली कपास मिल सफलतापूर्वक C.N. डावर पारसी व्यापारी ने मुंबई में शुरू की थी। बुनकर कौन थे? तो 18वीं सदी के आखिर में बंगाल में बहुत सारे स्थानों से बुनकर क्यों गांव छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर गए? तो बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव के कारण, माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में गुमास्तों द्वारा बुनकरों को सजा देने के कारण, या कंपनी से तो उसमें आंसर आपका ABC है। ठीक है, तो बुनकरों गुमास्तों के बीच टकराव के कारण, माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में गुमास्तों द्वारा बुनकरों को सजा देने के कारण, और कंपनी से पेशगी होने के कारण बुनकर अपना माल किसी और को बेच नहीं सकते थे। ठीक है, तो डी नहीं है ऑप्शन। तो 18वीं सदी के आखिर में बंगाल में बहुत सारे स्थानों से बुनकर गांव छोड़कर दूसरे जगह पलायन कर रहे थे। इसका प्रमुख कारण बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव था। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। जो बुनकर कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, अर्थात और किसी व्यापारी को बेच नहीं सकते थे। गुमास्ता दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। बात करते हैं भारतीय कपड़े का पतन। तो ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। तो क्या कारण था भाई? कारण ये था, इसमें से उपयोग में से कोई नहीं, तो हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। तो ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण मशीन निर्मित वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां एवं भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर था। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू किया। हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और मशीन निर्मित चीजें बाजार में सस्ती मिलने लगी। अंग्रेजी शासन ने भारतीय कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प के विनाश ने व्यापार संतुलन को नष्ट कर दिया। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर शहर छोड़कर गाँव में लौट गए और खेती करने को बाध्य हो गए। सूती कपड़ा मिलों का उदय। तो भारत में पहली कपास मिल कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में पहली कपास मिल कलकत्ता में शुरू हुई थी, और ये DSSB PGT में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, और इसकी स्थापना 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, परंतु ये असफल रही। पुनः 1851 में मुंबई में एक मिल की स्थापना की गई जो सबसे आधुनिक मिल रही, लेकिन ये भी असफल रही। बाद में 1854 में मुंबई में कावासजी नानाभाई डावर द्वारा खोली गई, जो सफल रही, और इस मिल की सफलता के कारण भारत में सूती वस्त्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो 1818 में स्थापित की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पारसी व्यापारी का नाम जिसने 1854 में मुंबई तब बॉम्बे में पहली सफल कपास मिल शुरू की थी, तो वो पारसी थे CN डावर, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय। तो आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे ये भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई थी, तो ये हुई थी 1907 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदजी नुस्खानजी टाटा ने की थी 26 अगस्त 1907 को। सर दोराबजी टाटा ने टिस्को को जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। ये भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया और 1912 में जमशेद जी के टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू किया। कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटों को सीमित करने की मांग की गई थी, किस वर्ष पारित किया गया था, तो कारखाना अधिनियम 1891 में पारित किया गया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में पास किया गया था और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लैंस डाउन था। इस अधिनियम को कम से कम 50 श्रमिकों वाली जगह पर इसे लागू किया गया था। इस अधिनियम में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने से मना किया गया था, जिसमें 9 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक बच्चों को कार्य करने की समय सीमा 7 घंटे तय की गई थी और महिलाओं के लिए रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कार्य करने से मना किया गया तथा कार्य की अवधि को बढ़ाकर 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना टॉपिक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम प्राच्यवाद की परंपरा में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विद्यापीठ ने भारतीय इतिहास को आर्यन नाम लगाया, तो ये लगाया था प्राच्य विद्यापीठ ने। प्राच्य विद्यापीठ के द्वारा वैदिक काल का उत्साहपूर्वक विवेचन और प्राचीन भारतीय लोगों के जीवन को सुखद रूप से देखने के क्रम में इनके मध्य के संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया गया। प्राच्यवादियों और भारतविदों द्वारा भारतीय यूरोपीय मातृभूमि की संकल्पना के साथ साथ संस्कृत ग्रीक के भाषिक साम्य और आर्य ग्रीक लोगों की समान वंशावली तैयार थी, जिसमें सिद्ध होता है कि भारतीय इतिहास को आर्यन सभ्यता प्राच्यवाद विद्यापीठ द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1820 से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों को शुरू करके भारतीय समाज को सुधारने के उद्देश्य से नीतियों को अपनाया, तो ये गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, तो विलियम बेंटिक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों को शुरू करके भारतीय समाज को सुधारने के उद्देश्य से अपनी नीतियों को शुरू किया था। नेक्स्ट कथन और कारण है, तो कर्जन के शासन में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। और नेक्स्ट है कि वो चाहता था कि शिक्षित भारतीय अंग्रेजी राज के प्रति वफादार रहे, तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो भारत का वायसराय कर्जन के शासन में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा, क्योंकि वो चाहता था कि शिक्षित भारतीय अंग्रेजी राज के प्रति वफादार रहे। इसके काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया और इस एक्ट के द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण अधिक कठोर बना दिया गया था। कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को कब पारित किया, तो 1904 में कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को पारित किया था। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय और संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है, तो ये विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय और संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है। तो विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय और संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है। 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आए और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। जोन्स और टॉमस कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो एशियाटिक सोसाइटी जो है वो विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित किया गया था। अब पूरब की जघन्य गलतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा पर मिनट, जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 बना, इन अंग्रेजी विद्वानों में से किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये थॉमस मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था। तो थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने मिनट्स यानी कि विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। व्यवसाय के लिए शिक्षा टॉपिक से है। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, तो ये संबंधित
संबंधित था? उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो ये संबंधित था आधुनिक शिक्षा से, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से और सामाजिक सुधार से। ठीक है, तो 1854 का वुड डिस्पैच आधुनिक शिक्षा और भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित था। चार्ल्स वुड अंग्रेजी सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना बनाई। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है, अर्थात सरकार कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। महिला शिक्षा को भी समर्थन दिया गया था। 1857 में मद्रास, बंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में मुख्य रूप से इस पर चर्चा की गई थी। तो ये शैक्षिक सुधार पर चर्चा की गई थी वुड डिस्पैच में। बंबई, मद्रास और कलकत्ता स्थित विश्वविद्यालयों की स्थापना किस सन में हुई है? तो 1857 में हुई है। निम्नलिखित में से किस समिति ने बुनियादी शिक्षा की वारघा योजना के बारे में रिपोर्ट तैयार की थी? तो ये तैयार की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने वारघा योजना के बारे में रिपोर्ट तैयार की थी। 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन के लेखों में एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया, जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षण अथवा वारधा योजना की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। इसने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण तथा प्रशासन के सुझाव भी दिए हैं। विलियम एडम की रिपोर्ट, तो सेंसस रिपोर्ट ऑफ कंट्रोल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो सेंसस रिपोर्ट ऑफ कंट्रोल प्रोविंसेस में बुनकरों के कोष्ठी समुदाय के बारे में लिखा गया और इसके अतिरिक्त सुमित गुहा ने अपनी पुस्तक द हैंडलूम इंडस्ट्रीज इन सेंट्रल इंडिया 1825 से 1950 में बुनकरों के कोष्ठी समुदाय के बारे में लिखा था। कोष्ठी समुदाय भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बुनते थे। वे मैनचेस्टर से भारी मात्रा में आने वाले कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अतः उन्होंने अपना मूल निवास स्थान छोड़कर बिहार की ओर पलायन किया। टैगोर की शांति निकेतन, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम एशियाई लेखक था जिसको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई लेखक थे जिनको उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में शांति निकेतन संस्था 1901 में शुरू की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि श्रमिकों से संबंधित सभी जगह यहाँ जनता को कम से कम सज्जनों के द्वारा निष्पक्ष नहीं किया जाता है। जो लोग अब तक जमाने से पृष्ठभूमि में रहते थे वे आज खुले में सामने आ गए हैं और मैंने अपने देश के किसानों और श्रमिकों के बारे में सोचा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन किसने कहा कि श्रमिकों से संबंधित सभी जगह जहाँ जनता को कम से कम सज्जनों के द्वारा निष्प्रभ नहीं किया जाता? तो ये अभी हमने पढ़ा, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महिलाएं, जाति एवं सुधार वाला टॉपिक। तो परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, तो आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ठीक है, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की और उनका जन्म बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के एक समृद्धशाली परिवार में हुआ था। ये बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। इनकी अन्य रचनाएं दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, राधा रानी, देवी चौधरानी आदि हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। डैश में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में की थी। ठीक है, कलकत्ता में। राजा राममोहन राय 1772 से 1835 तक रहे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। 19वीं सदी में किए गए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। राजा राममोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन संवाद कौमुदी, जो कि 1821 में आई थी, इसके जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विविधताओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई है। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया, जो सती के जलाने के पक्षधर थे? बताओ कौन थे? राजा राममोहन राय। ठीक है, संवाद कौमुदी बंगाली समर्थक सुधारवादी साप्ताहिक अखबार, इनमें से किस सुधारक के स्वामित्व में था? तो ये है राजा राममोहन राय। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी है। किस विद्वान ने तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना की थी? तो तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी है। तो तत्वबोधिनी पत्रिका, ये पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 16 अगस्त 1843 में बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है, बंगाल सती विनियमन विनियमन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1829 में। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर विलियम बेंटिक भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे और वे राजा राममोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर अधिनियम पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो ये अधिनियम कौन सा है? ये अधिनियम है 17 अधिनियम में पाबंदी लगा दी गई। बाद में सती प्रथा का अंत निम्न में से किसने किया है? तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया है। वर्ष में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1829 में। ठीक है, निम्नलिखित सामाजिक अधिनियमों को उनके लागू होने के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इंडिया एक्ट 5 जिसने भारत में गुलामी की, एक सेकेंड, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा विनियम 6 जिसमें बच्चों को बलि की हत्या घोषित किया गया। फिर उसके बाद आएगा जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। फिर इंडियन एक्ट 5 जिसमें भारत में गुलामी की प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और उसके बाद धर्म परिवर्तनों के लिए विरासत, जिसने ईसाई धर्म परिवर्तकों के लिए विरासत का प्रावधान किया है, एक्ट। तो विनियम 6 जिसमें बच्चों को बलि की हत्या घोषित किया गया 1802। विनियम 17 जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1829 में। फिर इंडिया एक्ट 5 जिसमें भारत में गुलामी की प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1843 में। फिर एक्ट 31 जिसने ईसाई धर्म परिवर्तकों के लिए विरासत का प्रावधान किया 1850 में। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। दो निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी दयानंद के उपदेशों का हिस्सा नहीं है? तो स्वामी दयानंद के उपदेशों का हिस्सा नहीं है कि उन्होंने मूर्ति पूजा को प्रेरित किया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। स्वामी दयानंद ने कभी मूर्ति पूजा को प्रेरित नहीं किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और उन्होंने वेदों को अमोघ तथा ईश्वर द्वारा स्वयं रचित ग्रंथ माना। उन्होंने पुराणों को पूर्णतः गलत शिक्षा का साधन माना। उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश की रचना करी। आर्य समाज का महानतम योगदान भारतीयों में भारत के अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म देना था। वेदों के पीछे जाइए किसने कहा है? तो वेदों के पीछे जाइए ये कहा है दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने करी है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, आर्य समाज का महानतम योगदान किसे समझा जाना चाहिए? तो आर्य समाज का महानतम योगदान समझा जाना चाहिए भारत के अतीत में गर्व की भावना का आवाहन करना। नेक्स्ट, तो विधवा विवाह कानून पारित हुआ था। तो विधवा विवाह कानून 1856 में पारित हुआ। तो प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया और 26 जुलाई 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य समाज जिसे 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था, को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नोबल सोसाइटी के नाम से भी आर्य समाज को जाना जाता है। तो आर्य समाज जिसे 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था, इसे नोबल सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया। दयानंद ने आर्य समाज स्थापना के प्रारंभ में 3 सिद्धांत तथा 1877 में 10 सिद्धांत दिए थे तथा दयानंद की मृत्यु 1883 के पश्चात लाहौर समाज और अन्य समाज जिनकी स्थापना उन्होंने उत्तरी भारत में की थी, उनकी स्मृति में लाहौर में एक विद्यालय की स्थापना के लिए एकत्र हुए थे जिसे दी दयानंद एंग्लो वैदिक
लीग कहा जाता था और इसकी स्थापना 1886 में की गई थी। दयानंद की मृत्यु के बाद लाहौर समाज और अन्य समाज जिनकी स्थापना उन्होंने उत्तरी भारत में की थी, उनकी स्मृति में डैश एक विद्यालय की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे जिसे कहा जाता था और जिनकी स्थापना की तिथि थी। तो ये था लाहौर। तो दयानंद की मृत्यु के बाद लाहौर समाज और अन्य समाज जिनकी स्थापना उन्होंने उत्तरी भारत में की थी, उनकी स्मृति में लाहौर में एक विद्यालय की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे जिसे दी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहा जाता था, जिसकी स्थापना की तिथि 1886 है। आगे बढ़ते हैं। तो महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। तो इन महिलाओं में से किसने स्त्री पुरुष तुलना 1882 लिखी थी, जिसे भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ माना जाता है? तो ये लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। तो पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र ने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में मौजूद सामाजिक फर्कों भेदभाव की आलोचना की गई थी। इन महिला कार्यकर्ताओं में से किसने आर्य महिला समाज की स्थापना करी? तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का शोषण करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी और रमाबाई ने महाराष्ट्र के पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करी। किस महिला समाज सुधारक ने मुस्लिमों की पर्दा प्रथा की आलोचना करते हुए सुल्तानाज ड्रीम 1905 तथा अवरोध बासिनी नामक लघु कथाएं लिखी थी? तो ये लिखी थी बेगम रुकैया ने, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। ठीक है, तो महिला समाज सुधारक बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिमों की पर्दा प्रथा की आलोचना करते हुए सुल्ताना नाज ड्रीम 1905 तथा अवरोध बासनी 1929 नामक लघु कथाएं लिखी। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और वो रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा गया है। निम्नलिखित में से बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1929 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे कथन नंबर 20 सत्य नहीं है कि इसके तहत लड़कियों की शादी के लिए उम्र की सीमा 18 साल तक बढ़ा दी गई। तो सत्य कथन क्या है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने इस एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जनता की राय पूरी तरह इसके समर्थन में थी और इसके अलावा इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसे शारदा एक्ट अधिनियम कहा गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे और इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में ये उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल और 18 साल कर दी गई। निम्नलिखित में से किसने रुखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबाव पूर्वक बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? तो ये उठाया था बहराम जी मालाबारी ने। ठीक है, तो रुक्माबाई राउत भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी और वो एक ऐतिहासिक कानूनी मामले के केंद्र में थी, जिसके परिणाम स्वरूप एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 नामक कानून बना और 11 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी 24 वर्षीय दादाजी भीखाजी से हो गई थी। रुक्माबाई की इच्छा के विरुद्ध पति द्वारा दबावपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए जाने जैसी समस्या का मुद्दा महाराष्ट्र में बहराम जी मालाबारी ने उठाया था। जाति और समाज। तो नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? तो ये थे ईवी रामास्वामी नायकर। तो आत्मसम्मान आंदोलन स्वाभिमान आंदोलन के पुरोधा ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे। पेरियार अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन करते थे। एक दावत में उन्होंने देखा कि निम्न जातियों और उच्च जातियों को अलग अलग बैठाया गया था, अतः उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में स्वाभिमान आंदोलन शुरू कर दिया और उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत थे, जिनका ब्राह्मणों ने अधिग्रहण अधीन कर लिया है। पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता, रामायण आदि ग्रंथों के कटु आलोचक थे। 1926 में गठित अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे राव बहादुर MC राजा। 1926 में गठित अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था के पहले निर्वाचित अध्यक्ष राव बहादुर MC राजा थे। इस संस्था की स्थापना दलितों की दशा में सुधार करने के लिए किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ था। 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो वीरे
शालिंगम ने करी है। 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीरे सलिंगम ने की थी। उन्होंने जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया। इन्हें आंध्र प्रदेश का राजा राममोहन राय कहा जाता है तथा इन्हें तेलुगु भाषी क्षेत्र में पुनः जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं गुलामगिरी की। तो ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। तो ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिबा फूले सबसे मुख्य नेताओं में से थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी कि श्रमिक जातियों और अति शूद्रों यानी कि अछूतों को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। 1873 में फूले जी ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने निम्न जातियां, विभेद, सामाजिक ताने बाने की जटिलताएं एवं धार्मिक असमानता जैसी धारणा का विरोध किया था। इस किताब में फूले जी ने उन सभी अमरीकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? तो बताओ किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? तो ये निष्प्रभावी करती है, इसमें से तो कोई भी नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी है। मंदिरों में कौन जा सकता था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका को भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसे महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक धार्मिक उन्नति करना था। 1927 से 1935 के बीच में अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसी 3 आंदोलन चलाए। वो पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की पकड़ कितनी मजबूत है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निम्न में से कौन सा मुद्दा ध्येय नहीं था? तो देश में अछूतों की देश में सुधार हेतु धार्मिक सुधारों की मांग करना। ठीक है, नेक्स्ट है सुधारों के लिए संगठित होना। नीचे दिए गए पंक्तियों को किस महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात की जा रही है? वो प्रथम भारतीय थे जिसने पाश्चात्य को श्रेष्ठता को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने धर्म के लिए किसी प्रकार की हीनता प्रदर्शित नहीं की। उन्होंने अपने धर्म के आलोचकों को जवाब दिया और इसके आध्यात्मिक श्रेष्ठता का जोरों से प्रतिपादन किया। तो वे थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक रहे प्रथम भारतीय थे जिसने पाश्चात्य की श्रेष्ठता को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने धर्म के लिए किसी प्रकार की हीनता प्रदर्शित नहीं की। उन्होंने अपने धर्म के आलोचकों को जवाब दिया और इसके आध्यात्मिक श्रेष्ठता का जोरों से प्रतिपादन किया। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद पर उन्होंने अपना भाषण दिया। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध वहाबी आंदोलन को माना जाता है। वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है। अरब क्षेत्र में इसके संस्थापक मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब थे। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता शाह वलीउल्लाह थे, लेकिन इस आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी को माना जाता है और इसका मुख्य केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन का प्रारंभ मुस्लिमों में सामाजिक सुधारों के लिए हुआ था, किंतु बाद में ये राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी सुधार की मांग करने लगा था। 1920 में पंजाब में उत्पन्न अकाली लहर का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? अकाली लहर का प्राथमिक लक्ष्य था गुरुद्वारों अथवा सिख धार्मिक स्थानों के प्रबंधन को सरल और कारगर बनाना। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई। बाद में 1869 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। 1920 में पंजाब में उत्पन्न अकाली लहर का प्राथमिक लक्ष्य गुरुद्वारों तथा सिखों के धार्मिक स्थानों के प्रबंध को सरल और कारगर बनाना था। किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी है मैडम ब्लावाट्स्की ने। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में एक रूसी महिला हेलेना पेट्रोना ब्लाटवस्की और इंग्लैंड के एक सैनिक अधिकारी MS ओलकॉट ने अमेरिका में की थी। हेलेना ब्लाटवस्की ने गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक नामक पत्र की रचना करी। 1882 में मद्रास के समीप अडियार नामक स्थान पर इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया और इस संस्था से एनी बेसेंट जुड़ी रही। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इस संस्था ने बाल विवाह का विरोध किया था। गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक 1879 to 86 निम्नलिखित में से किस महिला की साहित्यिक कृति है? तो ये हेलेना पेट्रोना ब्लावाट्स्की की भी है। ठीक है,
तो अडयार किस संगठन का प्रधान कार्यालय था? तो अडयार जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय था। एक पूर्व ब्रह्मो शिव नारायण अग्निहोत्री 1850 से 1829 ने पंजाब में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो देव समाज की स्थापना उन्होंने 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। 19वीं सदी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने देव समाज की स्थापना पंजाब में की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी जी आगरकर के द्वारा। ठीक है, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 19वीं सदी में की गई थी। इसके संस्थापकों में जी आगरकर, बाल गंगाधर तिलक और चिपलुंकर आदि शामिल थे। सिंह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में कहाँ हुई? तो सिंह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में हुई थी अमृतसर में। ठीक है, तो सिखों की सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी और बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। तो चलिए, इसी के साथ ही हमारी ये वाली क्लास होती है फिनिश। तो अब हम कल करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। तो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन आपका थोड़ा सा बड़ा है, एक ही क्लास में ही हो पाएगा क्योंकि इसमें कम से कम आई थिंक शायद 200 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो आज हमने कितने लगाए? आज हमने सिर्फ 42 क्वेश्चन लगाए और आधा घंटा हो गया। तो कल ये मान के चलिए कि आधे घंटे का आपका ये वीडियो नहीं होने वाला है, कल 1 घंटे का वीडियो होगा। तो लगे रहिए, डटे रहिए, या फिर अगर चलिए फिर कल ही करते हैं इसको। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं कल। ठीक है, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। बाय बाय।